दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। गली के दाहिनी ओर एक छिपे हुए कोने में पैक्सटन अपने आदमियों के साथ छिपा बैठा था। उसे अभी अभी सूचना मिली थी कि कोई कैथरीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मिस्टर डंकन, क्या आपको लगता है मिस स्वॉन ने हमें देख लिया है? उसके एक आदमी ने पूछा। बिल्कुल देख लिया है, ये तो साफ दिख रहा है। पैक्सटन ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। जब चीज इतनी साफ हो तो अंदाजा लगाने की क्या जरूरत। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि कैथरीन को घेर लिया गया है। मगर पैक्सटन ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसने कैथरीन का अंदाज देखा और समझ गया कि मामला उतना आसान नहीं है। सच ही, वे बेवकूफ कैथरीन के जाल में फंस गए। कैथरीन की आत्मविश्वास भरी चाल देखकर पैक्सटन ने भी खुद को रोक लिया ताकि उसे सतर्क न कर दे। उसने तुरंत ब्रैंडन से अनुमति मांगी। ब्रैंडन ने कहा, जब तक कैथरीन को कोई खतरा न हो, दखल देने की जरूरत नहीं। पैक्सटन सब समझ गया। आखिर वह और उसके लोग तो बस प्यादे थे। उन्हें तभी दखल देना था जब कैथरीन का खेल पूरा हो जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद ब्रायन, कैथरीन और बाकी सब कासिया के नए खुले बारबेक्यू रेस्तरां पहुंच गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक स्टाफ मेंबर उनके पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस कैथरीन स्वॉन हैं? ये सुनकर ब्रायन हैरान रह गया और कैथरीन की ओर देखने लगा। कैथरीन आगे बढ़ी और ठंडी नजरों से उसे देखने लगी। स्टाफ ने तुरंत पहचान लिया। मिस स्वॉन, हमारे बॉस को पता था कि आप आने वाली हैं। आपके लिए एक प्राइवेट रूम तैयार है। कृपया मेरे साथ आइए। कैथरीन ने रेस्तरां का इंटीरियर देखा। सब कुछ उसी की पसंद के हिसाब से था। यहाँ तक कि बर्तनों तक वही थे जो वो आम दिनों में चुनती। उसने स्टाफ से पूछा, तुम्हारे बॉस का नाम डंकन है? स्टाफ ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जी हाँ, बॉस ने कहा है कि आप आराम से भोजन कीजिए। सब तैयार होते ही वे आपको लेने आएंगे। ये सुनकर कैथरीन सब समझ गई। वो आत्मविश्वास से स्टाफ के साथ अंदर चली गई। पीछे यसीनिया ने ब्रायन से धीरे से पूछा, इसका मतलब क्या है? क्या अंकल ब्रैंडन ने ये बारबेक्यू रेस्तरां खोला है? ब्रायन ने चिढ़कर उसे घूरा। मुझे क्या पता, जानना है तो खुद जाकर पूछ लो। यसीनिया चुप रह गई। हिम्मत तो थी ही नहीं। ब्रायन को उम्मीद थी कि कैथरीन को सरप्राइज देगा, मगर यहाँ तो ब्रैंडन ही रेस्तरां का मालिक निकला। लेकिन ब्रायन को जल्दी ही समझ आ गया, ये रेस्तरां असल में कैथरीन के लिए खोला गया था। ब्रैंडन उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंची। सजावट सादी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। स्टाफ ने सम्मान से कहा, मिस स्वॉन, ये रूम खास तौर पर आपके लिए रिजर्व है। पब्लिक के लिए खुला नहीं है। आप और आपके दोस्त आराम से भोजन कर सकते हैं। फिर उसने एक मेन्यू कैथरीन को थमाया। ये वो डिशेज हैं जो पहले से ऑर्डर की गई हैं। क्या आप कुछ बदलना या जोड़ना चाहेंगी? ब्रैंडन ने स्टाफ को पहले ही हिदायत दी थी कि कैथरीन की पसंदीदा डिशेज हमेशा मेन्यू में शामिल रहें ताकि उसे ऑर्डर करने की ज़रूरत न पड़े। कैथरीन ने मेन्यू देखा। उसकी सारी पसंदीदा डिशेज थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन को उसकी इतनी छोटी छोटी बातें याद हैं। ये बात कैथरीन को थोड़ा छू गई। उसने कहा, थोड़ा माइल्ड स्पाइसी सॉस और जोड़ दो, बाकी सब वैसा ही रहे। स्टाफ तुरंत बोला, ठीक है, मैं अभी तैयार करवाता हूँ। ये सुनते ही यसीनिया की आंखें चमक उठीं। अगर कैथरीन का रौब इतना भारी न होता तो वो खुशी से उसे गले लगा लेती। यसीनिया ने मन ही मन सोचा, ओह सुपर कैथरीन, तुम मेरे लिए माइल्ड स्पाइसी सॉस ऑर्डर कर रही हो, जबकि तुम्हें खुद स्पाइसी पसंद है। तुम कितनी अच्छी हो। असल में कैथरीन ने यसीनिया के लिए खास तौर पर ऐसा नहीं किया था। उसका सोचना था कि अगर यसीनिया बैठी बैठी कुछ खाएगी ही नहीं तो सबका मूड खराब होगा। इसलिए उसने माइल्ड स्पाइसी सॉस मंगवा लिया। बाकी लड़के यसीनिया की तारीफें सुनकर हंसी दबाने लगे। डेविड ने ब्रायन से धीरे से पूछा,
ब्रायन, क्या बॉस ने डंकन्स पर कोई जादू कर दिया है? वरना तुम लोग ऐसे क्यों उसके पीछे पीछे घूम रहे हो? ब्रायन ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए कहा। गेट लॉस्ट। असल में ब्रायन भी यही सवाल पूछना चाहता था, लेकिन ट्रस्टन ने भी यही बात कही थी, इसलिए वह और चिढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेस्तरां में ताज़ा सामग्री, बेहतरीन खुशबू और स्वाद था। खाना वहीं पकाया जा रहा था, नमक और मसाले का सही संतुलन। यहाँ का बारबेक्यू तो लाजवाब था ही, सब्जी का सूप भी इतना अच्छा था कि कैथरीन, जिसे हल्के स्वाद पसंद नहीं थे, उसने भी एक बाउल ऑर्डर किया। डेविड और बाकी बोले, सच में, ये बारबेक्यू रेस्तरां कमाल का है। इतनी भीड़ लगी रहती है। हमें तो सिर्फ बॉस की वजह से बिना लाइन लगे एंट्री मिल गई। किस्मत है हमारी। ब्रायन ने जेब में रखी नंबर टोकन को कसकर पकड़ा। उसने सोचा था कि स्कैल्पर से टिकट लेकर बड़ा काम किया है, मगर यहाँ तो ब्रैंडन ने पूरा रेस्तरां ही कैथरीन के लिए खोल दिया था। उसने वेटर को बुलाकर बिल देने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसने कैथरीन की ओर देखा। कैथरीन ने सहजता से सिर हिला दिया। श्योर, ब्रैंडन ने जब सब इंतजाम खुद किया है, तो बिल देना बेअदबी होती। वैसे भी ये जगह कैथरीन के लिए थी। बिल देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बिल चुकाने के बाद वेटर कुछ वीआईपी कार्ड लेकर आया और सबको बांट दिए। डियर कस्टमर्स, देखिए हमारा वीआईपी कार्ड। अब आप अपनी प्राइवेट रूम बुक कर सकते हैं और लंबी लाइनों से बच सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव रूम्स सिर्फ हमारे वीआईपी गेस्ट्स के लिए हैं। उम्मीद है कि आपने अपना खाना एंजॉय किया होगा। वेटर बहुत ही सम्मानजनक और ध्यान देने वाला था, जिससे सबको ऐसा लगा मानो कोई गर्म हवा का झोंका मिल गया हो। वहां मौजूद लोग इतने खुश हुए कि डेविड भी खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्ला उठा, ओह माय गुडनेस, ये सर्विस सच में कमाल की है। हमारे बॉस के साथ चलने के फायदे हैं। हमें जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। कैथरीन शांत बनी रही और डेविड की तारीफ सुनकर भी घमंड नहीं किया। उनकी प्रतिष्ठित बैकग्राउंड को देखते हुए सिर्फ एक मेंबरशिप कार्ड से डेविड जैसे लोग आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसके दो कारण थे। पहला, इस रेस्टोरेंट की सर्विस वाकई शानदार थी। दूसरा, वे कैथरीन का सम्मान कर रहे थे। कैथरीन समझदार थी और जानती थी कि ये लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इनके कोई बड़े छिपे मकसद नहीं थे, इसलिए वो उनसे दोस्ती करने को तैयार थी। खाना खत्म करने के बाद सब निकलने की तैयारी करने लगे। कैथरीन ने वेटर से यह नहीं पूछा कि ब्रैंडन कब लेने आएगा। जो होना है वो होगा, इतनी चिंता क्यों करना, उसने मन ही मन सोचा। सब लोग बारबेक्यू रेस्टोरेंट से बाहर निकले। ब्रायन ने प्यार से कैथरीन से कहा, बॉस, मैं आपको घर छोड़ दूं। साइड में खड़ी यसीनिया ब्रायन को ध्यान से देख रही थी। उसकी नज़रों में एक अलग ही सीरियसनेस थी। कैथरीन न सिर्फ उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ की टॉप पसंद थी, बल्कि उसके दिल की ओनली चॉइस भी। अगर ब्रायन, यसीनिया ने मन ही मन सोचा, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कैथरीन ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने देखा कि एक काली बेंटली धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। कैथरीन की नज़र देखते ही ब्रायन ने भी गाड़ी देखी और उसका चेहरा उतर गया। पैक्सटन गाड़ी से उतरा और सम्मान से दरवाजा खोला। एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसने काला विंडकोट पहना था, गाड़ी से उतरा। अंधेरी रात में उसकी सीधी खड़ी पोस्चर और भी शाही लग रही थी। ब्रैंडन आत्मविश्वास से कैथरीन की तरफ बढ़ा, उसके लंबे कदम स्टेडी और ठहरे हुए थे। आखिरकार वह कैथरीन से 20 इंच से भी कम दूरी पर रुक गया। उसका हैंडसम चेहरा और गहरी काली आंखें चांदनी में चमक रही थीं। उसने कैथरीन को बेहद नरमी से देखा। तुम्हें पसंद आया? उसने पूछा। आसपास सुन रहे लोग चौंक गए, उन्हें उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। लेकिन कैथरीन तुरंत समझ गई। उसने ब्रैंडन की तरफ संतुष्टि से देखा और आईब्राव उठाकर बोली, टेस्ट और एनवायरनमेंट दोनों अच्छे हैं। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए काफ़ी है। ब्रैंडन ने जवाब दिया। उसकी बातों और एक्सप्रेशन से साफ था कि वो कैथरीन के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट था।
कैथरीन हालांकि एक और बात को लेकर उत्सुक थी। उसकी नज़रें ब्रैंडन पर बार बार घूम रही थीं। तुमने अचानक ये रेस्टोरेंट क्यों खोल दिया? ब्रैंडन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, बाहर ठंडी हवा है, का में बैठकर बात करते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि कैथरीन को बारबेक्यू पसंद है, उसने तुरंत इसके लिए सारी तैयारी करवाई थी। साइट सिलेक्शन से लेकर प्रोडक्ट सिलेक्शन और इंटीरियर डिज़ाइन तक हर चीज़ में उसने खुद हिस्सा लिया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कैथरीन की पसंद का ध्यान रखना। कीमत चाहे जो हो, अगर उसे पसंद है तो वही होगा। कैथरीन के चले जाने के बाद ब्रायन वापस जाने लगा। तभी यसीनिया दौड़कर आकर उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ब्रायन ने उसे नापसंदगी से देखा। यसीनिया लेदर सीट पर आराम से टेक लगाकर उसे देखती रही। आज रात मैं डंकिंस के यहाँ ग्रैंपा से मिलने जाना चाहती हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे न? उसने कहा। ब्रायन चुप हो गया। अगर यसीनिया कह रही थी कि वह डंकिंस जाएगी, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। उसने अनिच्छा से हामी भरते हुए कहा, सीट बेल्ट लगाओ। यसीनिया अपनी चाल में सफल होकर काफी खुश थी। लेकिन जैसे ही ब्रायन ने गाड़ी चलाई, यसीनिया अचानक झुककर पार्किंग ब्रेक खींच दी। ब्रायन गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा। मिस, अब क्या नाटक है? अगर मेरी गाड़ी में नहीं बैठना, तो बाहर उतर जाओ, किसी और को बुला लो या टैक्सी ले लो। यसीनिया ने गंभीरता से उसे घूरा। उसकी नज़रें इतनी तेज थीं कि ब्रायन असहज हो गया। अब क्या कर रही हो? उसने नाराज़गी से कहा। यसीनिया ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम मेरे साथ इतने हाश रहते हो, लेकिन सुपर कैथरीन के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली रहते हो। ब्रायन, ये सही नहीं है। ब्रायन गुस्से में हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, यसीनिया, तुमने खुद ही कहा कि वो सुपर कैथरीन है। क्या तुम सच में उससे कंपेयर करने लायक हो? अगर कोई और होता, तो यसीनिया कब की फट पड़ी होती। आखिर वह डंकिंस की इकलौती बेटी थी और सब लोग उसका ख्याल रखते थे। वह क्यों कंपेयर न हो सकती? लेकिन अगर कंपैरिजन कैथरीन से था, तो उसे चुपचाप हार माननी पड़ती। यस, मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो क्या? यसीनिया ने जिद्दी लहजे में कहा। उसकी चमकती आंखें ब्रायन पर टिकीं। मैं मानती हूँ कि कैथरीन से कंपेयर करने लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम, ब्रायन, क्या तुम मानते हो कि सुपर कैथरीन के लिए तुम्हारी नज़रें और तुम्हारा व्यवहार अनयूजुअल है? ब्रायन कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीरता से यसीनिया की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र इतनी सख्त थी कि यसीनिया डर गई और पीछे हट गई। क्या देख रहे हो? ऐसे स्टेयर मत करो, डर लग रहा है, उसने कहा। ब्रायन ने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं कैथरीन की एडमायर करता हूँ, जैसे तुम करती हो। उसमें बहुत कुछ है जिसे मैं हासिल करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। वो मेरी एनवी और एडमरेशन दोनों की वजह है। बस इतना ही। और जहाँ तक उसकी और अंकल ब्रैंडन की बात है, कैथरीन उससे ज़्यादा काबिल है। वो ब्रैंडन की वाइफ बनने के पूरे हकदार है। यसीनिया ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोली, ओह, मैं तो डर ही गई थी, लगा डंकन्स का घर ही टूटने वाला है। ब्रायन ने तिरस्कार से उसे देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं अंकल ब्रैंडन को हरा सकता हूँ? अगर सामने अंकल ब्रैंडन है, तो मुझे सिर्फ पिटना पड़ेगा। कासिया शहर में शायद ही कोई है जो उनसे टक्कर ले सके। ब्रायन ने मन ही मन कहा, कैथरीन मेरी आइडल है, और शायद उसे मैच करने वाला सिर्फ अंकल ब्रैंडन ही है। यसीनिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, लगता है तुम्हें खुद का अंदाज़ा है। ब्रायन ने इस परेशान करने वाली कज़न पर ध्यान नहीं दिया और आधी रात को गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। लगातार 2 बार हारकर बोल्डी को कॉबन के सामने बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मिस्टर स्वॉन, मिशन फेल हो गया। पिछली बार की तुलना में इस बार कॉबन उतना गुस्से में नहीं था। उसका चेहरा शांत था और नज़रें हल्की झुकी हुईं, जैसे उसे पहले से पता हो कि अंजाम यही होगा। उसकी आवाज़ भी काफ़ी शांत थी। बताऊं, इस बार डंकिंस ने किसे भेजा था? ये सुनकर बोल्डी का सिर और भी झुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ स्टूडेंट्स उसके एलीट आदमियों को हरा देंगे।
मिस्टर स्वॉन, ये डंकन्स का काम नहीं था। कॉबर्न की दिलचस्पी बढ़ गई। मतलब डंकन्स के लोग नहीं थे। हमने जांच की, वो सब स्टूडेंट्स थे। उनमें एक ब्रायन डंकन था जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थीं। ये सुनते ही कॉबर्न ने गुस्से में टेबल पर रखा एस्ट्रे उठाकर बॉल्डी के सिर पर दे मारा और गालियां देते हुए चिल्लाया, मूर्ख, ये सुनना चाहता हूं मैं। मुझे क्या लेना देना कि उसकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी हैं या नहीं। उसने मन ही मन सोचा। उसे तो ये जानना था कि ब्रैंडन का इरादा कैथरीन को लेकर क्या है और क्या वो उसकी मदद करेगा या नहीं। बॉल्डी ने वार नहीं टाला और गलती की सजा झेल ली, क्योंकि यही एक तरीका था अपने बॉस का गुस्सा शांत करने का। सिर से खून बह निकला, लेकिन उसके होठों से एक चीख तक नहीं निकली। खून की गंध हवा में फैल गई, लेकिन कॉबर्न का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। उसने ठंडी नजरों से बॉल्डी को घूरा। कुछ स्टूडेंट्स तक को संभाल नहीं पाए। खुद को टॉप लेवल किलर कहते हो? बेहतर है अपने हाथ पांव काटकर सड़कों पर भीख मांगो। बॉल्डी चुपचाप उसकी डांट सुनता रहा और फिर अपनी जेब से एक लिस्ट निकाली। मिस्टर स्वॉन, मैंने उन सब स्टूडेंट्स की जानकारी निकाली है जो कैथरीन की मदद कर रहे हैं। आप देख लीजिए। कॉबर्न ने गहरी सांस ली और कुछ देर टहलने के बाद डेस्क पर बैठा। उसने लिस्ट देखी। नाम भले ही उसके लिए नए थे, लेकिन उनके पेरेंट्स से वो परिचित था। वे सभी कासिया के बड़े लोग थे। ये सामान्य बात थी, अगर पावर न हो तो लॉयल्टी एकेडमी की बेस्ट क्लास में बच्चों को कैसे भेज पाते। वो स्टूडेंट्स ठीक हैं? उसने पूछा। हाँ, सब ठीक हैं। हमारे लोग हल्की चोटें खाकर लौटे। लगता है कि वे मार्शल आर्ट्स जानते हैं और अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। ऊपर से उनकी संख्या भी ज्यादा थी, तो वे पीछे नहीं हटे। बॉल्डी ने जवाब दिया। कॉबर्न ने सोचा, अच्छा हुआ कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। ब्रायन डंकन को छोड़कर बाकी सबके परिवार स्वॉन्स जितने अमीर नहीं हैं। लेकिन अगर सब मिलकर स्वॉन्स के खिलाफ खड़े हो गए तो ये बड़ी मुसीबत बन सकती है। लगता है मेरी दूसरी बेटी वाकई काबिल है। लियाना ने इतने समय से क्लास 8 में रहकर भी खास दोस्त नहीं बनाए। लेकिन कैथरीन आधा सेमेस्टर भी नहीं हुई और इतने लोग उसका साथ देने को तैयार हैं। ये काबिले तारीफ है। बॉल्डी के झिझकते चेहरे को देखकर कॉबर्न झल्ला गया। अब भी क्या कहने लायक बात है जो छिपा रहे हो? बॉल्डी ने झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, मिस्टर स्वॉन, कैथरीन आपके लिए एक मैसेज छोड़कर गई है। उसने क्या कहा? कॉबर्न ने पूछा। बॉल्डी ने अपने आदमियों से मिली खबर ईमानदारी से सुना दी। ये सुनकर कॉबर्न ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, ठीक है, उसने इंतजार करने को कहा है, तो अब मैं देखूंगा कि वो कितनी हलचल मचा सकती है। बॉल्डी, उस पर नजर रखो और हर खबर तुरंत मुझे बताओ। लगातार 2 बार हारकर बॉल्डी और भी सावधान हो गया था। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जी, इस बार मैं जरूर मिशन पूरा करूंगा। वो और कॉबर्न दोनों जानते थे कि अगर अगली बार भी वो फेल हुआ तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कॉबर्न बेकार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता था। स्टडी रूम में चर्चा चलती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बाहर एक जोड़ी कान सब सुन रहे थे। जब बात खत्म हुई तो लियाना चुपचाप सीढ़ियां उतर रही थी। लियाना, पीछे से अचानक आवाज आई और लियाना डर से ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया तो देखा कि रेचल शानदार पजामास पहने नीचे आ रही थी। उसने भौहें सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे कहा था न कि अपने पिता को वेजी सूप दो। अभी तक हाथ में क्यों है? और तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? माथे पर पसीना क्यों है? ये सुनकर लियाना ने राहत की सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली, मॉमी, स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद था। मैं फादर को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए सूप अंदर नहीं दिया। कॉबर्न को काम करते समय डिस्टर्ब किया जाना कभी पसंद नहीं था। रेचल ये बात अच्छी तरह जानती थी। रेचल की टिटोलती नजरें देखकर लियाना को लगा कि वह शक कर रही है। इसलिए उसने जल्दी से समझाया,
मैं अभी कुछ बार ऊपर नीचे गई थी और हर बार दूर से देखा कि स्टडी का दरवाज़ा बंद था। बार बार जाने से थक गई और पसीना आ गया। रेचल ने ठंडे स्वर में कहा, फुर्सत में एक्सरसाइज किया करो। इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़कर थक जाती हो। इतनी कमजोर रहोगी तो काम नहीं चलेगा। अब बीमार सी खूबसूरती का जमाना नहीं रहा, समझी। रेचल ने हमेशा से लियाना से ऊंची उम्मीदें रखी थीं। जोनाथन की वजह से वह स्वॉन्स में अपनी जगह पक्की कर पाई थी और लियाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसे एक दिन किसी बड़े परिवार की मालकिन बनना था। वह साधारण परिवारों को तुच्छ समझती थी। सिर्फ टॉप क्लास फैमिलीज ही उसकी नज़र में आते थे। इसलिए बचपन से ही उसने लियाना को उसी रास्ते पर तैयार किया था। लियाना जानती थी कि रेचल कितनी निर्दयी हो सकती है, इसलिए उसने कभी माँ से बहस करने की हिम्मत नहीं की। जब लियाना चुप रही तो रेचल चिढ़ गई और बोली, अगर कुछ काम नहीं है तो अपने कमरे में जाओ। सूप टेबल पर रख दो, मैं खुद फादा को दे दूंगी। ठीक है। लियाना सिर झुकाकर ऊपर चली गई। रेचल उसकी जाती हुई परछाई को देखती रही और मन ही मन खिन्न हो गई। कैथरीन के आने के बाद से कभी सबसे बेहतर रही लियाना उस पर हावी नहीं हो पा रही। मैंने कितनी मेहनत से लियाना को पाला, वो कैथरीन जैसी अशुभ लड़की से कैसे हार सकती है? नहीं, मैं ये कभी मान नहीं सकती। अगर मैं लियाना की मदद करूं तो वो जरूर कैथरीन को हरा देगी। इसमें कोई शक नहीं, उसने सोचा। ब्रैंडन कैथरीन को अपार्टमेंट लेकर आया। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, कैथरीन की जेब में रखा फोन कंपन करने लगा। ये तो सामान्य कंपन की आवाज़ थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग थी। सिर्फ वे लोग ही पहचान सकते थे जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो। कैथरीन तुरंत समझ गई कि रोनन उसे ढूंढ रहा है, यानी कुछ ज़रूरी बात है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि ब्रैंडन ने पहले ही पूछ लिया, क्या तुम्हारे पास चाबी है? कैथरीन ने सिर हिलाया। ब्रैंडन ने उसकी तरफ देखा। जब उसकी नज़र कैथरीन पर पड़ी तो उसकी ठंडी नज़रें काफ़ी नर्म हो गईं। जल्दी सो जाना, कल तुम्हें क्लास के लिए जल्दी उठना है। दोनों ही जानते थे कि अगर अभी फ़ोन का कंपन नहीं हुआ होता तो ब्रैंडन शायद उसे बगल वाले अपार्टमेंट तक ले जाता। वह काफ़ी समझदार था, उसे पता था कि कैथरीन कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी वह शांत रहा और कुछ जाहिर नहीं होने दिया। कैथरीन ने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने ब्रैंडन को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अंदर चली गई। ब्रैंडन भी हल्का मुस्कुराया और खुश हुआ। बुरा नहीं, पहले तो उसने हेलो तक नहीं कहा था, अब कम से कम अलविदा तो कहा। क्या ये प्रगति नहीं है? उसने मन ही मन सोचा। दरवाज़ा बंद होते ही कैथरीन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी शक्ल फिर से ठंडी और भावहीन हो गई। उसने फ़ोन निकाला और कान से लगाया। उसकी आवाज़ गंभीर थी। रोनन, क्या बात है? कैथरीन के कमरे में जाने के बाद ब्रैंडन अपने अपार्टमेंट वापस नहीं गया। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर चला गया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही उसके चेहरे की परफेक्ट मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ठंडी, बेरहम शक्ल आ गई। उसने जेब से फ़ोन निकाला और कान पर लगाया। मैं हूँ। उसकी गहरी ठंडी आवाज़ लिफ्ट में गूंज उठी। रिसीवर से पैक्सटन की ठंडी आवाज़ आई। सर, हमने कॉबन से जुड़ी इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट की है। मैं आपका इंतज़ार नीचे कर रहा हूँ। ब्रैंडन समझ गया कि ये इंटेलिजेंस मामूली नहीं है, वरना पैक्सटन तुरंत संपर्क नहीं करता। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऑड्री के अपार्टमेंट में कैथरीन लौटकर अपने कमरे में बंद हो गई। वह तिरछी होकर बिस्तर पर लेटी थी, जिससे उसे सबसे ज्यादा आराम मिले। फोन तकिए के पास रखा था, स्क्रीन पर कॉल चल रही थी और दूसरी तरफ रोनन था। बॉस, फिलहाल मुझे यही जानकारी मिली है। वो बूढ़ा कमीना कॉबन स्वॉन काफी टफ है। मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। अपना गुस्सा निकालने के बाद रोनन को अचानक याद आया कि उसके बॉस और कॉबन का रिश्ता कैसा है। चाहे जो भी हो, कॉबन फिर भी उसकी बॉस का पिता था, इसलिए उसके बारे में बुरा कहना सही नहीं था।
रोनन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बात संभालनी चाहिए। बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो पता नहीं कैसे कहूँ। बिना कहे भी कैथरीन समझ गई कि रोनन क्या कहना चाहता है। बाहर वालों की नज़रों में भले ही वो जीनियस कंप्यूटर एक्सपर्ट था, लेकिन उसके सामने वह एक मासूम छोटे भाई जैसा था। रोनन खुलकर उससे बातें करता था, बिना किसी रोक-टोक के। कैथरीन की आवाज़ ठंडी थी, जैसे किसी अजनबी का आकलन कर रही हो। तुम सही हो, कॉबिन बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर रोनन ने राहत की सांस ली, लेकिन जाने क्यों, उसके दिल में हल्की सी उदासी भी आ गई। उसे समझ नहीं आया कि कॉबिन इतना खुशनसीब क्यों है कि उसके पास कैथरीन जैसी अद्भुत बेटी है। अफसोस, ये मूर्ख बूढ़ा इसे समझ ही नहीं पाता और बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी करता है। सच में, बिल्कुल नालायक है, उसने मन में सोचा। फिर कुछ देर झिझककर उसने कैथरीन को चेतावनी दी। बॉस, अभी हमें कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अगर ये बूढ़ा हद से ज़्यादा बौखला गया तो मुसीबत खड़ी कर सकता है। कैथरीन समझ गई। उसने रोनन द्वारा भेजी गई फाइल पर नज़र डाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉबिन ने स्वॉन कॉर्पोरेशन से इतना बड़ा पैसा हड़प लिया होगा और उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा दिया होगा। इस साल फॉरेक्स मार्केट बहुत खराब रहा। कई लोग भारी घाटे में गए। यहाँ तक कि कॉबिन जैसे बड़े निवेशक भी नुकसान झेल बैठे। घाटा पूरा करने के लिए उसने कंपनी के पैसे लगा दिए। अभी कंपनी का कंट्रोल कॉबिन के पास ही था। विसेंटे की मौत के बाद किसी बाहरी को इसका पता लगाना मुश्किल था, लेकिन अगर कैथरीन ने सट्टेबाजी का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और कंपनी पर कंट्रोल पा लिया, तो ये मामला ज़रूर सामने आएगा। तब या तो कॉबिन को अपनी जेब से घाटा पूरा करना पड़ेगा, या फिर उसे शेयरहोल्डरों के इम्पीचमेंट और जेल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह कैथरीन के टेकओवर का विरोध कर रहा था और जीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा था। कैथरीन ने दस्तावेज पर लिखे नंबरों को देखा। ये रकम वाकई बहुत बड़ी है। वो मुझसे कंपनी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ और स्वॉन्स के साथ मेरा रिश्ता बदसती है। असल में उसे डर है कि अगर कंपनी मेरे हाथ में आई तो उसका खुद का नुकसान होगा। इसलिए जब उसे पता चला कि हमारे मिस्टर डेविड वाले प्रोजेक्ट का पहला चरण सफल हुआ, तो वह इतना बेचैन हो गया। उसने लियोनेल को भी चुप कराने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा, तो उसने मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। स्वॉन कॉर्पोरेशन उसके हाथ में नहीं रह सकती। वह मेरा बायोलॉजिकल पिता है, इसलिए मैं चाहे तो उस पर केस नहीं करूंगी। लेकिन कंपनी उस पर छोड़ने का सवाल ही नहीं। मैंने ग्रैंपा से वादा किया था कि स्वॉन कॉर्पोरेशन को संभालूंगी और गिरने नहीं दूंगी। और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। वैसे भी इस इंटेलिजेंस से मुझे साफ हो गया है कि वो किसी भी कीमत पर कंपनी पाना चाहता है। अब मैं और बेहतर तैयारी कर सकती हूँ। कैथरीन ने मन ही मन सोचा। रोनन, जोसेफ से कहो कि इस समय ऑड्री को सेफ रखे। अभी अभी लियोनेल पर हमला हुआ था। अगर कॉबिन बौखलाकर कैथरीन के आसपास के लोगों को निशाना बनाने लगे, तो उसे पहले से तैयारी करनी होगी। रोनन जानता था कि उसकी बॉस के लिए ऑड्री कितनी अहम है। स्वॉन्स में ऑड्री ही सबसे नेकदिल थी और बॉस के साथ उसका रिश्ता भी गहरा था। कैथरीन हमेशा अपने करीबियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहती थी। रोनन इससे अच्छी तरह वाकिफ था। बॉस, आप निश्चिंत रहें। मैं जोसेफ को कह दूंगा और पक्का करूंगा कि ऑड्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। कैथरीन आलस भरे अंदाज में बिस्तर पर लेटी हुई थी और सीधा ऊपर सफ़ेद छत को घूर रही थी। उसकी चमकती आंखें साफ काले सफ़ेद रंग की थीं। ध्यान से देखने पर उनमें हल्की सी ठंडक झलक रही थी, जो हड्डियों तक कंपा दे। अगर कॉबिन मुझे उकसाए बिना चुप रहता, तो ग्रैंपा और हमारे खून के रिश्ते को देखते हुए मैं उसे तकलीफ नहीं देती और उसे सम्मान से जीने देती। लेकिन अगर उसने फिर से मुसीबत खड़ी की, तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद करनी चाहिए। मुझसे टकराने की कोशिश मत करो, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो मेरी नफरत कमाने पर अड़ा है, तो फिर चाहे वो मेरा पिता ही क्यों ना हो, मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगी।
उसने मेरी कभी देखभाल नहीं की, फिर मैं रिश्तों की परवाह क्यों करूं? कैथरीन ने मन ही मन सोचा। कैथरीन की लंबी चुप्पी देखकर रोनन ने चुपचाप कॉल काट दिया ताकि वह आराम कर सके। वह बचपन से कैथरीन के साथ था और उसके साथ ही बड़ा हुआ था। उसी ने उसे उस नर्क जैसी जगह से बचाया था। उसके लिए कैथरीन ही सब कुछ थी। जो भी कैथरीन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, रोनन उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा देगा, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। अगली सुबह कैथरीन क्लास में बिल्कुल आखिरी सेकंड पर पहुंची। अगर सुबह ब्रैंडन दरवाज़ा खटखटाने नहीं आता तो वह जरूर देर तक सोई रह जाती। लगता है ब्रैंडन की दी हुई कैंडी में सिर्फ ग्लूकोज बढ़ाने की ताकत ही नहीं और भी कुछ है। मुझे वक्त निकालकर इन्हें टेस्ट कराना होगा, कैथरीन ने सोचा। क्लास में शोरगुल और चर्चाएं जारी थीं। जैसे ही कैथरीन बैठी, रोनन उसके पास आया। बॉस, नाश्ता करना है। वो हर दिन यही पूछता था। कैथरीन को लगता था कि रोनन कभी थकता नहीं, लेकिन वह खुद अब ऊब चुकी थी। इससे पहले कि कैथरीन जवाब देती, ब्रायन बातचीत में कूद पड़ा। बॉस, आज स्कूल ने एक बड़ा ऐलान किया है। सेलिब्रेशन गाला के टॉप 3 विनर्स को नेशनल लीग में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अगर हम लीग जीत गए तो हमें टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए प्रायोरिटी और शानदार प्राइज मिलेंगे। अब सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं, हर तरह की प्रतिभा देखी जा रही है। ब्रायन को ये खबर सुबह डेविड से मिली थी और उसने तुरंत कैथरीन को बता दी। डेविड स्कूल का सबसे बड़ा गॉसिपर था, जिसे कोई भी खबर छूटती नहीं थी। जब उसने ये खबर पक्की बताई तो ब्रायन को यकीन था कि ये सच ही होगी। लेकिन कैथरीन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वह फिर से मेज पर झुक गई, जैसे कोई नर्म जानवर फैलकर पड़ा हो। दिमाग को छोड़कर उसके शरीर का हर हिस्सा रस्ट मोड में चला गया। बहुतों के लिए ये जिंदगी बदलने वाला मौका था। मेरी बॉस सचमुच दूसरों जैसी नहीं है। जहां बाकी लोग इस मौके के लिए तरसते हैं, वहीं उसके लिए ये किसी शाम की न्यूज़ से भी कम अहमियत रखता है। ब्रायन ने सोचा, फिर भी वह उसे समझता था। कैथरीन की पढ़ाई पहले से ही अच्छी थी। बॉस अगर चाहे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। फिर दूसरे स्कूल से टक्कर लेने की क्या ज़रूरत? उसने मन ही मन कहा। बाकी टीमों को पिछले गाला के बाद बोनस और कॉन्ट्रैक्ट्स तक मिले थे। कुछ तो एंटरटेनमेंट कंपनियों में साइन कर चुके थे। सिर्फ कैथरीन की टीम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लोग उनकी आलोचना करने लगे थे कि वे बिजनेस समझते ही नहीं। इन मूर्खों को क्या पता, रोनन की ईमेल कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट से भरी पड़ी है। असल में हमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, ब्रायन ने सोचा। कैथरीन के लिए कॉलेज लीग की कोई अहमियत नहीं थी। उसका दिमाग चिप आर्किटेक्चर की ब्लूप्रिंट्स में उलझा था, न कि इन बेकार बातों में। इसलिए ब्रायन और डेविड की उत्साही बातचीत के बावजूद कैथरीन पूरे समय भावहीन और अलग थलग रही। मुझे इन तुच्छ बातों से परेशान मत करो, उसने सोचा। इधर क्लास के कुछ छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। क्लासमेट बोला, कैथरीन को तो इन सब बातों की परवाह ही नहीं। मैंने डेविड से सुना है कि उसके मशहूर होने के बाद कई लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। टेरी ने तो उसके लिए ईज़मन कंसर्वेटरी का रिकमेंडेशन लेटर लिखने तक का वादा किया है। स्टूडेंट बी ने चौंक कर कहा, सच में? ईज़मन कंसर्वेटरी? वो तो इतने लोगों का म्यूजिक ड्रीमलैंड है। लियाना तो हमेशा उसी स्कूल में जाने का सपना देखती थी। उसे तो चांस भी नहीं मिला और अब कैथरीन को ये मौका मिल रहा है। दोनों बहनें कितनी अलग हैं। क्लासमेट ए ने कहा, सही कहा। मुझे भी लगा था कि गांव में पली कैथरीन को कुछ नहीं आता होगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। स्टूडेंट बी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। उनकी धीमी बातचीत भी लियाना के कानों तक पहुंची, क्योंकि वह पहले से ही सुनने के लिए सतर्क थी। उसके हाथ में पकड़ी पेंसिल दबाव से बीच में टूट गई और नुकीला हिस्सा उसकी हथेली में धंस गया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी, जैसे वह सब कुछ राख कर देना चाहती हो। उसकी जिंदगी हमेशा आसान रही थी।
उसे कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। अब सबको पता चल गया था कि कैथरीन उससे कहीं बेहतर है। कैथरीन जरूर मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी। उसे टेरी की रिकमेंडेशन क्यों मिली? मैंने ईज़मन कंसर्वेटरी में जाने के लिए कितनी मेहनत की है और उसे इतनी आसानी से मौका मिल गया। ये मनहूस लड़की तो गांव में रहकर गरीबी में सड़ती रहती। वो तो हमेशा बदकिस्मत ही रहेगी। ग्रैंपा ने उसे वापस क्यों लाया? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ बाप ने उसे जनते ही क्यों नहीं खत्म कर दिया और गांव में क्यों छोड़ आए? लियाना का मन नफरत से भर गया। स्कूल के बाहर मैं स्वॉन्स की मिस लियाना स्वॉन रहूंगी जिसे सब सराहेंगे, और स्कूल में मैं वही आइडल स्टूडेंट और कैंपस बेल बनूंगी जिसे सब पसंद करते हैं। लेकिन कैथरीन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो मनहूस लड़की, उसे कासिया से निकालकर ही दम लूंगी। कैथरीन स्वॉन, तू एक अभिशाप है और तुझे गायब होना ही होगा। उसने मन ही मन कसम खाई। लंच ब्रेक के दौरान कैथरीन को किम का कॉल आया। किम ने फोन पर कुछ भी साफ नहीं बताया, बस कहा कि कैथरीन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। कैथरीन ने बिना देर किए कॉल काटा और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर सबसे तेज स्पीड से हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां किम ने उसे लोकेशन दिया था। किम कॉरिडोर के बाहर कैथरीन का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में जोसेफ खड़ा था जिसकी ठंडी और डरावनी आभा सबको दबा रही थी। जैसे ही दोनों ने कदमों की आहट सुनी, उन्होंने एक साथ सिर घुमाया। किम ने कैथरीन को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह कैथरीन तक पहुंचने वाला था, जोसेफ ने बीच में आकर रास्ता रोक लिया। जोसेफ ने बिना किसी भाव के कैथरीन के सामने खड़े होकर किम को उसके पास आने से रोक दिया। किम गुस्से से फट पड़ना चाहता था, लेकिन जोसेफ की खतरनाक और ठंडी आभा देखकर उसने खुद को रोक लिया और चुपचाप खड़ा रह गया। वो बस दूर खड़े होकर कैथरीन से घबराकर बोला, ओह कैथरीन, तुम आखिरकार आ गई। तुम्हारी बहन का आज एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। कुछ देर बाद उसने जोसेफ की ओर इशारा करते हुए शिकायत की, ये बड़ा सा आदमी मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी बहन का मैनेजर हूँ, क्या मुझे भी अंदर जाने का हक नहीं है? अगर जोसेफ पत्रकारों को रोक रहा होता तो समझ में आता, लेकिन मैं तो ऑड्री का मैनेजर हूँ, फिर भी मुझे रोक रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। किम भीतर ही भीतर भड़का हुआ था, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि जोसेफ कोई साधारण आदमी नहीं है। वह सोचने लगा, इतना ताकतवर आदमी अचानक सेट पर आकर ऑड्री की जान जोखिम में डालकर क्यों बचाएगा? स्वॉन्स वैसे भी ऑड्री की परवाह नहीं करते। यह जरूर कैथरीन का इंतजाम होगा। उसे ब्लेटन्स वाले इंसिडेंट की याद आई, जहां जोसेफ वहां मौजूद था। तभी उसने कैथरीन से कांटेक्ट किया था। अब हालात देखकर साफ था कि कैथरीन ने ही जोसेफ को ऑड्री की सुरक्षा के लिए रखा है। कैथरीन ने किम की नाराजगी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ठंडी निगाहों से जोसेफ की ओर देखा। उसकी साफ आंखों में हल्की सर्द चमक थी। कैथरीन की नज़र पड़ते ही जोसेफ ने सिर झुका लिया। उसकी पीठ पर पसीने की बूंदें उभर आईं और पूरा शरीर अकड़ गया। बॉस, मिस ऑड्री स्वॉन की सही तरह से रक्षा न कर पाना मेरी गलती है। कैथरीन इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसके लिए सबसे ज़रूरी था ये जानना कि ऑड्री की चोट कितनी गंभीर है और वह घायल कैसे हुई। वह पास की बेंच पर बैठ गई। उसके नाजुक चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गर्माहट न ही चिंता। कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि वह इस वक्त क्या सोच रही है। जोसेफ ने रिपोर्ट दी, बॉस, मिस ऑड्री स्वॉन फिल्म की शूटिंग के दौरान 9 फीट ऊंचाई से गिर गईं क्योंकि सेट की वायर टूट गई थी। उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अभी सर्जरी खत्म हुई है और वार्ड में आराम कर रही हैं। कैथरीन ने बिना भाव बदले अपनी घड़ी देखी और कहा, अभी दोपहर का 1 बजा है। मुझे इस इंसिडेंट की पूरी जानकारी 3 बजे तक चाहिए। अगर तुम ये काम पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोसेफ को पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने तुरंत कहा, ओके, मैं अभी जाता हूँ, और जल्दी से हॉस्पिटल की हॉलवे में गायब हो गया। कैथरीन अंदर वार्ड में गई।
चूंकि ऑड्री की सिर्फ आर्म सर्जरी हुई थी, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। ऑड्री ने थकी हुई आंखें खोली और उनकी ओर देखा। कैथरीन चुपचाप खड़ी रही, जबकि किम के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने ऑड्री से कहा, ओह बेचारी ऑड्री, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है क्या? ऑड्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ। एनेस्थीसिया पूरी तरह से उतरा नहीं है, इसलिए ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। किम को हालात समझाने के बाद ऑड्री ने कैथरीन की ओर देखा और पूछा, कैथी, क्या तुमने जोसेफ को मेरे साथ रखा था? एक्सीडेंट के वक्त ऑड्री को लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन जोसेफ ने बिना सोचे दौड़ लगाए और अपनी जान पर खेलकर चोट को कम किया। अगर जोसेफ न होता तो शायद ऑड्री को हाथ से ज्यादा गंभीर चोट लगती। कैथरीन ने इनकार नहीं किया, उसने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। ऑड्री खुश भी हुई और थोड़ी चिंतित भी। उसने कैथरीन से कहा, कैथी, क्या तुम्हारे दोस्तों को मेरी सुरक्षा करना बोझ तो नहीं लग रहा? जोसेफ बहुत ताकतवर दिखता है, शायद कोई खास इंसान है न? ऑड्री को चिंता थी कि कैथरीन उसकी वजह से जोसेफ पर एहसान न ले ले। किम ये सुनकर आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे साफ दिख रहा था कि जोसेफ और कैथरीन के बीच साफ बॉस सबॉर्डिनेट वाला रिश्ता है। वह मन ही मन बोला, ये कैसे बोझ हो सकता है? कैथरीन तो वैसी साधारण लड़की नहीं है जैसी ऑड्री सोचती है। अगर वह आम होती तो इतने रिसोर्सेस तक उसकी पहुंच कैसे होती? ऑड्री ने सवाल किया, लेकिन कैथरीन चुप रही। उसने सिर्फ ऑड्री के बैंडेज्ड हाथ को घूरा। ऑपरेशन हुआ है? कैथरीन ने पूछा। ऑड्री ने सिर हिलाया। हाँ, फ्रैक्चर छोटा था तो डॉक्टर ने मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की है। घाव भी बड़ा नहीं है, बस लगभग 1 इंच का है। सर्जरी के लिए 1 इंच का घाव बड़ा नहीं माना जाता। लेकिन किम घबरा गया। हे भगवान, इतना बड़ा घाव, कहीं निशान तो नहीं रह जाएगा? डॉक्टर को तो सबसे अच्छा सूचर इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि कोई स्का न रहे। जोसेफ हॉस्पिटल में सब देख रहा था, किम को तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। साधारण लोगों के लिए 1 इंच का घाव बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक्टर्स के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी। मेल एक्टर्स के लिए तो स्का गौरव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए ये करियर पर भारी पड़ सकता था। कैथरीन की आर्म पर अगर स्का रह गया तो उसके काम पर सीधा असर पड़ सकता था। किम की चिंतित बातें सुनकर ऑड्री भी उलझन में पड़ गई। वह कैथरीन की ओर असमंजस से देखने लगी, जैसे नहीं जानती थी अब क्या करना चाहिए। ऑड्री जानती थी कि उसके चेहरे पर दाग नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये चीज उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसके दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। असमंजस में उसने कैथरीन की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि शायद वो कुछ सलाह दे दे। लेकिन कैथरीन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। मैं अभी मर्सी हॉस्पिटल में हूँ। ऑड्री को चोट लगी है और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई है। मुझे डर है कि उसके चेहरे पर दाग न रह जाए। स्थिति को संक्षेप में समझाकर कैथरीन ने फोन रख दिया और ऐसे ही आराम से कुर्सी पर टिक गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऑड्री को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है और कैथरीन ने किसे फोन किया था। उसने किम की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो क्या हो रहा है। किम ने बेबसी से उसकी ओर देखा, आंख मारी और इशारे से बताया, वो तुम्हारी बहन है। अब मुझसे पूछ रही हो? ऑड्री, तुम वाकई थोड़ी अजीब हो। आखिरकार दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे कैथरीन की ओर नजरें दौड़ा दी। जब कैथरीन कुछ नहीं बोलती थी तो उससे एक स्वाभाविक दबदबे वाली आभा निकलती थी, जिससे लोग उसे परेशान करने से हिचकते थे। 5 मिनट बाद ही वार्ड का सन्नाटा टूटा। सफेद कोट पहने डॉक्टरों का एक पूरा समूह वार्ड में दाखिल हुआ। अगर कोई और देखता तो सोचता कि शायद कोई गंभीर या दुर्लभ मामला है, जिसके लिए इतने विशेषज्ञों की जरूरत पड़ी है। ऑड्री बिस्तर पर घबरा गई, लेकिन कैथरीन पहले की तरह बिल्कुल शांत बैठी रही। सामने खड़े डॉक्टर ने चारों तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, इनमें मिस कैथरीन स्वॉन कौन है?
ऑड्री और किम दोनों ने एक साथ कैथरीन की ओर इशारा किया, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माहौल ही ऐसा था। कैथरीन धीरे धीरे उठी, सिर ऊंचा किया और मुख्य डॉक्टर की ओर देखा। वो डॉक्टर भले ही अधिकारपूर्ण दिख रहे थे, लेकिन कैथरीन से उनका व्यवहार काफी विनम्र था। उन्होंने खुद आगे बढ़कर परिचय दिया। हेलो मिस स्वॉन, मैं रिस पैरी हूँ, मर्सी हॉस्पिटल का डायरेक्टर। आपसे संक्षेप में परिचय कराना चाहता हूँ। इसके बाद रिस ने अपने पास खड़े डॉक्टर को आगे किया, जिनके बाल लगभग पूरे सफ़ेद थे। मिस स्वॉन, ये है वर्जिल बैडमैन, हमारे हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख। इनके पास घाव टांकने और घाव भरने व बाद में दाग रोकने का व्यापक अनुभव है। कैथरीन समझ गई कि यही विशेषज्ञ ऑड्री की देखभाल करने के लिए बुलाए गए हैं। उन्होंने ठंडी लेकिन सम्मानजनक नज़रों से वर्जिल की ओर देखा। मुझे बस एक ही बात जाननी है, क्या इस घाव से दाग रहेगा या नहीं? कैथरीन की मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि रिस कुछ पल के लिए शब्दों से वंचित हो गया। जब उसे कैथरीन का फोन आया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हॉस्पिटल संभालने के बाद ये पहली बार था कि उस बड़े आदमी का फोन आया था। तुरंत उसने विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और उच्च स्तरीय व्यवस्था की। लेकिन जब कैथरीन सामने आई, उसका तनाव और बढ़ गया। मैंने जल्दी ही राहत महसूस कर ली थी, लेकिन मिस कैथरीन स्वॉन भी मामूली नहीं लगती। उनकी मौजूदगी तो उस बड़े आदमी की बराबरी कर सकती है, उसने मन ही मन सोचा। वर्जिल ने रिस की ओर देखा, मानो उसे बोलने का इशारा किया। मजबूरी में रिस ने कैथरीन को जवाब दिया, मिस स्वॉन, आप निश्चिंत रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई दाग न रहे। कैथरीन को यही जवाब चाहिए था। वो संतुष्ट होकर बोली, थैंक्स मिस्टर पैरी, मैं अपनी बहन को आपके हवाले करती हूँ। रिस ने मन ही मन राहत की सांस ली और माथे का पसीना पोंछा। मिस स्वॉन, कृपया औपचारिकता मत कीजिए, हम सब काम मिस्टर डंकन के सीधे निर्देश पर कर रहे हैं। कुछ देर बाद रिस ने आगे कहा, अगर और कोई निर्देश नहीं है तो मैं वर्जिल और बाकी डॉक्टरों के साथ बाहर जाकर ट्रीटमेंट प्लान पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी से मरीज की आराम में दिक्कत होती है। कैथरीन ने सिर हिलाया। अनुमति मिलते ही रिस डॉक्टरों को लेकर बाहर निकल गया। हॉलवे में पहुंचकर वर्जिल ने उसका रास्ता रोक लिया। रिस, ये मामला है क्या? और वो अंदर वाली महिला कौन है? रिस ने गहरी नज़र डाली और धीमे स्वर में बोला, वर्जिल, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए छिपाऊंगा नहीं। जिसने मुझे फ़ोन किया था, वो ब्रैंडन डंकन था। हाँ, वही, ब्रैंडन डंकन। ये सुनकर वर्जिल हैरान रह गया। तुम कहना चाहते हो कि डंकन परिवार का वारिस? रिस ने सख्त नज़र से उसे देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि अंदर वाली महिला शायद भविष्य की मिसेस डंकन है। अब तुम समझ सकते हो कि मैं उन्हें मना क्यों नहीं कर सकता। वर्जिल ने गंभीरता से सिर हिलाया। रिस, चिंता मत करो, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैं खुद ये जिम्मेदारी लेता हूँ। मिस्टर डंकन की भावी भाभी को दाग नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। इधर वार्ड के अंदर माहौल कुछ अजीब हो गया था। किम के इशारों पर ऑड्री ने आखिरकार कैथरीन से पूछा, कैथी, क्या तुमने ब्रैंडन से मदद मांगी? कैथरीन ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। कासिया में डंकन परिवार से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता था? रोनन से कहने के बजाय ब्रैंडन से कहना ज्यादा असरदार था। ऑड्री को थोड़ा अजीब लगा। कैथी, क्या इससे डंकन्स को परेशानी नहीं होगी? कैथरीन ने सीधा पलटकर पूछा, तुम्हें कोई परेशानी दिख रही है? ऑड्री चुप रह गई। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं चुप ही रहूं, उसने मन ही मन सोचा। समय देखकर कैथरीन उठी और बोली, अब मुझे क्लास के लिए जाना होगा, अपना ध्यान रखना और जल्दी ठीक होना। ऑड्री ने भी तुरंत कहा, ठीक है, तुम देर मत करो। स्कूल लौटते ही रोनन सीधे कैथरीन के पास आया। बॉस, आप दोपहर में कहाँ चली गईं? मैं पलटा तो आप गायब थीं। कैथरीन इतनी जल्दी निकली थी कि उन्होंने रोनन को अलविदा भी नहीं कहा था, इसलिए न रोनन को और न ब्रायन को पता था कि वो कहाँ गईं।
ऑड्री को सेट पर हादसा हो गया था। मैं उसे देखने हॉस्पिटल गई थी। ऑड्री के एक्सीडेंट की बात सुनकर रोनन चौंक गया। क्या वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई? अब कैसी है? कैथरीन का चेहरा भावहीन था और आवाज ठंडी सी। वो ठीक है। उसका हाथ टूटा है और छोटी सी सर्जरी हुई है। कैथरीन के हाव भाव देखकर लगता था जैसे उसके दिल में ऑड्री के लिए कोई गिला शिकवा है। लेकिन रोनन जानता था कि यह कैथरीन की चिंता का ही तरीका था। उनकी भावनाएं आम इंसानों जितनी गहरी नहीं थीं, लेकिन जिन्हें वो अपना मानती थीं, उनके लिए हर हद तक जा सकती थीं। यही वजह थी कि खबर मिलते ही कैथरीन तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी थीं। ये साबित करता था कि ऑड्री उनके दिल में कितनी अहमियत रखती है। बॉस, रात में आप हॉस्पिटल जाएंगी तो मुझे भी ले चलिएगा, रोनन ने कहा। कैथरीन के जवाब देने से पहले ब्रायन बोल पड़ा। बॉस, मैं भी चलूंगा। मैं भी ऑड्री से मिलने जाना चाहता हूँ। ब्रायन की बात सुनकर रोनन ने आंखें घुमाई और ताना मारा। तुम्हें तो सबकी नकल करनी होती है। जो मैं बोलूं या करूं, वही तुम्हें भी करना है। क्या ब्रायन चुप रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। खून, तुम होते कौन हो? क्या खासियत है तुम में? तुम्हें कॉपी करने लायक क्या है? दोनों की बहस सुनकर कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं और ठंडी आवाज में डांटा। बस करो, अब और झगड़ा मत करो। मैं तुम दोनों को ही ले जाऊंगी। अब जाकर दोनों चुप हो गए। कैथरीन को नाराज करना दोनों के बस में नहीं था। तभी कैथरीन की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। उन्होंने दोनों को चुप रहने का इशारा किया और बाहर जाकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ जोसेफ की सम्मानपूर्ण आवाज आई। बॉस, आज का हादसा पूरी तरह जांच लिया गया है। इसका स्वान्स से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल क्रू की एक अभिनेत्री का मिस ऑड्री से संसाधनों को लेकर झगड़ा हुआ था। उसने प्रॉप्स इंचार्ज को पैसे देकर तारों में गड़बड़ी करवाई थी। असल में ऑड्री शुरुआत में बस एक साधारण सी कलाकार थी, लेकिन उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और निर्देशक ने उसके सीन बढ़ा दिए। जब शो की नायिका को चोट लगी तो ऑड्री को सीधे लीड रोल दे दिया गया। बाकी कलाकार, जो मेहनत से ये मौके चाहते थे, ऑड्री से जलने लगे और उसे हटाना चाहते थे। कैथरीन ने नीले आसमान की ओर देखते हुए आंखों में बर्फ सी ठंडक भर ली। मन ही मन सोचा, मैं हमला नहीं करती जब तक कोई मुझ पर वार न करे। लेकिन अगर सामने वाले ने चाल चली है, तो बिना जवाब दिए वो हमें कमजोर समझेंगे। जोसेफ ने पूछा, बॉस, क्या मुझे कुछ करना है? कैथरीन के होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई। जरूरत नहीं, मेरे पास अपनी व्यवस्था है। अगर रोनन वहां होता और कैथरीन की ये मुस्कान देख लेता, तो घबरा जाता। उसे पता था कि जब कैथरीन ऐसे मुस्कुराती है, तो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ने वाला होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पलक झपकते ही छुट्टी का समय हो गया। कैथरीन बैग लेकर रोनन और ब्रायन के साथ स्कूल से बाहर निकली। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरे, यसीनिया सामने आ गई, जो ट्रांसफर के बाद से कैथरीन के पीछे पीछे ऐसे घूमती थी जैसे उसकी छोटी परछाई। सुपर कैथरीन, आप कहाँ जा रही हैं? रोनन जानता था कि यसीनिया ने स्कूल बदलकर सिर्फ कैथरीन के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। उसने बहुत बवाल मचाया था, लेकिन आखिरकार मान गया कि यसीनिया को कैथरीन के पीछे घूमने दे। रोनन और ब्रायन ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि यसीनिया को गंतव्य नहीं बताएंगे ताकि एक फॉलोअर कम हो। कैथरीन वैसे भी चुपचाप हाथ जेब में डाले तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। स्कूल गेट के बाहर कैथरीन ने गाड़ी पहचानी। जैसे ही उसने देखा, एक आदमी तुरंत बाहर निकला। कैथरीन सीधे उसके पास गई और बोली, मुझे मर्सी हॉस्पिटल जाना है। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। तभी काली कार की खिड़की नीचे हुई और ट्रस्टन का चेहरा बाहर आया। वो मुस्कुराया। कैथरीन, सुना है ऑड्री घायल हो गई है। मैं भी मिस्टर डंकन और तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिर हम ऑड्री के दोस्त हैं, तो मिलने न जाएं ये कैसे हो सकता है? कैथरीन कुछ कह नहीं पाई। आज ऑड्री से मिलने जाने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी। उसने मना करने का कारण भी नहीं पाया और ब्रैंडन के साथ गाड़ी में बैठ गई।
पीछे यसीनिया ने भी ये सुन लिया और ब्रायन की कार में चढ़ गई। रोनन चाहे जितना कहे, वो उतरने को तैयार नहीं हुई। अंततः ब्रायन को गाड़ी चलानी पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह पूरा ग्रुप हॉस्पिटल पहुंच गया। किम ने इतने लोगों को अचानक आते देखा, सब हैंडसम औरतें और खूबसूरत मर्द जिनसे रौब झलक रहा था। वो घबरा गया और सीधे वार्ड में दौड़ गया। उसने ऑड्री की ओर हाथ हिलाकर कहा, यार, तुम अभी भी सेब खाने में बिजी हो। बाहर तो पूरा झुंड खड़ा है। ऑड्री ने हाथ में पकड़ा सेब मुंह में डाल लिया और जल्दी से बोल पड़ी, अरे, खाने के लिए तो तुमने ही कहा था। बाहर क्या हुआ है? उसकी भोली सी सूरत देखकर किम ने माथा पकड़ लिया। खुद ही जाकर देख लो। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रस्टन सबसे पहले वार्ड में घुस आया। ऑड्री, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ट्रस्टन को देखते ही ऑड्री हक्का बक्का रह गई। मुंह में फंसा सेब गले में अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। किम भले ही बाकी सबको न जानता हो, लेकिन ट्रस्टन से वाकिफ था कासिया का नामी शख्स। ऑड्री का ये हाल देखकर किम बेबस रह गया। कितनी बदकिस्मती है मेरी कि मुझे इतनी प्यारी लेकिन उतनी ही बेवकूफ़ एक्ट्रेस मिली। उसने मन ही मन सोचा। ट्रस्टन के पीछे पीछे बाकी लोग भी वार्ड में घुस आए। ऑड्री अचानक इतने लोगों को देखकर और डर गई और हिचकियां लेने लगी। आप सब यहाँ कैसे? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ऑड्री ने हैरानी से पूछा और फिर अपनी नज़र कैथरीन पर डाली। कैथरीन ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, सबने सुना कि तुम घायल हो गई हो और अस्पताल में भर्ती हो, इसलिए हम स्कूल के बाद तुम्हें साथ में देखने आ गए। रोनन शालीनता से ऑड्री के पास आया और बोला, ऑड्री, बॉस सही कह रही है। दोपहर में जब हमें तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला, तो हमने तुम्हें देखने का प्लान बनाया था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा। ये कहते हुए उसने बगल में खड़ी यसीनिया की ओर नाराज़गी से देखा। खासकर वो, जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं। उसने ज़बरदस्ती हमारे साथ चलने की जिद की। कैथरीन की वजह से रोनन, ऑड्री के साथ बहुत इज्जत से पेश आया। आखिरकार, ऑड्री उसकी बॉस की बहन थी, और उसे भी अपनी बहन माना जा सकता था। ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन यसीनिया ने पहले उसकी बॉस के साथ जैसा बर्ताव किया था, उसकी वजह से रोनन का रूखा होना स्वाभाविक था। ये सुनकर यसीनिया गुस्से में आ गई और आंखें फाड़कर रोनन को घूरने लगी। तुम्हें क्या पता, ऑड्री और मैं तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों को झगड़ते देख ऑड्री कुछ उलझन में पड़ गई। वो रोनन को पहचानती थी, जो हर दिन कैथरीन के पीछे घूमता था। उसने सुना था कि रोनन कैथरीन से थोड़ा छोटा है। जहाँ तक उस सुंदर लड़की की बात थी, उसे थोड़ा जाना पहचाना जरूर लगा, लेकिन तुरंत याद नहीं आया कि वो कौन थी। इसके विपरीत, यसीनिया ऑड्री को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे बहुत अच्छे से जानती हो। यसीनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑड्री, तुम्हें याद है, मैं डंकन्स की यसीनिया हूँ। तुम मेरी 16वीं बर्थडे पार्टी में आई थीं। कासिया की परंपरा के अनुसार, किसी लड़की के 16वें जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी रखना जरूरी था और उसमें रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाना भी। जितना अमीर परिवार, उतनी भव्य पार्टी। हालांकि यसीनिया डंकन्स की मुख्य शाखा से नहीं थी, लेकिन वो डंकन्स की नई पीढ़ी की इकलौती लड़की थी और बुजुर्ग उससे बेहद प्यार करते थे। इसलिए उसके 16वें जन्मदिन पर डंकन्स ने अपनी साधारण शैली छोड़कर कासिया के कई अमीर परिवारों को बुलाकर बड़ी पार्टी रखी थी। कासिया के सारे प्रभावशाली परिवार यसीनिया की पार्टी में शामिल हुए थे। यही वजह थी कि यसीनिया को पूरा यकीन था कि ऑड्री उस पार्टी में आई थी। असल में उसे पक्का नहीं पता था कि ऑड्री आई थी या नहीं, लेकिन रोनन के सामने हार मानने का सवाल ही नहीं था। उसने ऑड्री की ओर इशारा किया कि वो उसका साथ दे। ऑड्री को याद आया कि हाँ, वो गई थी। उस समय विसेंटे जिंदा था और उसी ने ऑड्री और लियाना को पार्टी में भेजा था। हालांकि उस समय यसीनिया डंकन्स की ऊंचे दर्जे की लड़की थी और ऑड्री स्वान्स की उपेक्षित बेटी। स्वाभाविक था कि दोनों का ज्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन हाँ, वे एक बार मिल चुकी थीं।
आई रिमेम्बर, तुम ब्रायन की कज़न यसीनिया हो, सही। सही। यसीनिया ने चैन की सांस ली और मीठी मुस्कान बिखेरी। यसीनिया काफी बातूनी थी। अगर वो किसी से दोस्ती करना चाहती तो तुरंत ही गपशप शुरू कर देती। जल्द ही यसीनिया और ऑड्री स्किनकेयर प्रोडक्ट्स के बारे में मज़े से बातें करने लगीं। लड़कों को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो अपने अपने कामों में लगे रहे। कैथरीन को भी उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोनन उसके लिए सारे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पहले से अरेंज करता था और वो पूरी तरह कस्टमाइज्ड होते थे। उसे सीखने या चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने एक तरफ खड़े किम की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद कैथरीन की मजबूत आभा के कारण, जैसे ही उसने देखा, किम तुरंत चौकन्ना हो गया। कैथरीन ने बस उसे देखा और फिर अस्पताल के कमरे से बाहर चली गई। किम तुरंत पीछे हो लिया, जरा भी लापरवाही नहीं दिखाई। चुपचाप बैठे ब्रैंडन ने ये देखा और पैक्सटन को इशारा किया कि कैथरीन के पीछे न जाए। कैथरीन अगर खुद ही मामला संभालना चाहती है तो उसे खुद ही करने दो। जरूरत पड़ने पर वो मदद करेगा। ऑड्री के हादसे के बाद कैथरीन ने तुरंत उसे डॉक्टर अरेंज करने को कहा था। उसके लिए यही बड़ी खुशी की बात थी। वो अच्छी तरह जानता था कि कैथरीन उसी तरह की इंसान है जैसी वो। अगर दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा न हो तो वो मदद नहीं मांगते। वार्ड के बाहर किम कैथरीन के सामने बहुत आदर से खड़ा था। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर की डांट खाने के लिए खड़ा हो। इसके विपरीत कैथरीन ने हाथ जेब में डाले थे और दीवार से टिककर आलस भरे अंदाज में खड़ी थी। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद भी कैथरीन ने कुछ नहीं कहा तो किम बेचैन हो गया और डरते डरते बोला, कैथरीन, क्या आपने मुझे अपनी बहन के मामले के लिए बुलाया है? मैं जानता हूं कि इस बार मैंने आपकी बहन का ख्याल नहीं रखा, लेकिन उसके पूरा करने से पहले ही कैथरीन ने अचानक कहा, अपना मेलबॉक्स चेक करो। किया। किम एक पल को जम गया। कैथरीन की ठंडी नज़रों ने उसे देखा और किम तुरंत कांपते हुए होश में आया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से मेलबॉक्स चेक किया। सच में वहां एक नया ईमेल था। उसने जल्दी से क्लिक किया। जैसे जैसे उसने मेल पढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी और चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कैथरीन की ओर देखा और उत्साह से भरकर बोला, कैथरीन, तुम्हें इस छोटी बिच के बारे में इतना सारा गॉसिप कैसे मिला? इसमें तो उसके स्पॉन्सर के साथ फोटो भी हैं। अगर ये बाहर आ गया तो वो खत्म हो जाएगी। वो छोटी बिच ऑड्री की ही टीम की दूसरी एक्ट्रेस थी, जो बैकअप सपोर्ट के दम पर मुसीबतें खड़ी करती और ऑड्री को चोट पहुंचा चुकी थी। किम पहले से ही उससे नाराज था और उसे टारगेट करने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन सुना था कि उसके पीछे कोई ताकतवर सहारा है, इसलिए किम अब तक खुलकर कदम नहीं उठा पाया था। अब ये जानकारी पाकर वो सिर्फ उंगली उठाकर ही उसे बर्बाद कर सकता था। लेकिन उसे हैरानी थी कि कैथरीन को ये जानकारी कैसे मिली। क्या जोसेफ ने ऑड्री के साथ हो रही बदसलूकी के बारे में कैथरीन को बताया था? कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, ऑड्री की चोट की खबर थोड़े छोटे लेवल पर लीक करो और दूसरा ईमेल डायरेक्टर को भेजो। किम ने तब ध्यान दिया कि एक और ईमेल था। उसने खोला तो असलियत सामने आई और गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, तो इस एक्सीडेंट के पीछे उसी छोटी बिच का हाथ था। अब देखो मैं इसे कैसे छोड़ता हूँ। कैथरीन, अब टेंशन मत लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें संतोषजनक नतीजा दूंगा। ये जानकारी हाथ में होने के बाद उस लड़की को गिराना उसके लिए बहुत आसान था। मम, कैथरीन बस इतना कहकर वापस वार्ड की ओर चली गई। उसने खुद कदम नहीं उठाया बल्कि किम को ये काम सौंपा, क्योंकि किम ऑड्री का एजेंट था और शोबिस का आदमी था। उसे बेहतर पता था कि इस मामले को कैसे संभालना है। कैथरीन को पूरा यकीन था कि अगर उसने जानकारी दे दी है तो किम काम सही करेगा। अगर वो इतनी छोटी सी बात भी सही से न कर पाए तो फिर ऑड्री का एजेंट बने रहने लायक ही नहीं है। कैथरीन को दूर जाते देख किम के दिल में सिर्फ एक ही बात थी। एक ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट का प्यार मिलना वाकई कमाल की फीलिंग थी।
अस्पताल के कमरे में ऑड्री और यसीनिया अब भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर बातें कर रही थी, जबकि ब्रायन और रोनन ऑनलाइन गेम खेलने लगे। ब्रैंडन आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। कोई उसकी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पैक्सटन उसके बगल में मूर्ति की तरह खड़ा था, स्थिर और दबंग। ब्रैंडन के साथ खड़े पैक्सटन को देखकर और भी लोग पास जाने से डर रहे थे। बड़े वार्ड में अकेले ट्रस्टन ही खाली बैठे थे। वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई मजा नहीं आया। तभी कैथरीन को अंदर आते देख उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और उसने सबको कहा, जब सब यहाँ हैं, तो क्यों न बारबेक्यू कर लें। ऑड्री को एक हाई एंड प्राइवेट वार्ड में रखा गया था। पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 ही वार्ड थे और उनका सीधा लिफ्ट से एक्सेस था। यहाँ बारबेक्यू करने से बाकी मरीजों या मेडिकल काम में रुकावट नहीं आती। लेकिन ट्रस्टन की बात सुनते ही सबकी नज़रें उस पर गईं। उसने डरते डरते कैथरीन की ओर देखा। उसकी ठंडी नज़रें उतनी ही डरावनी थी जितनी ब्रैंडन की सीधी नज़रें। ट्रस्टन कांप गया। मैं तो बस पूछ रहा था, अगर मन नहीं है तो रहने दो। उसने झेप मिटाने के लिए हंसते हुए कहा, अरे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? कोई बुरा मत मानना। यसीनिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अंकल ट्रस्टन, तुम्हें ऑड्री की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं। उसे तो सिर्फ हल्का खाना ही लेना है। अगर हम सबके सामने बारबेक्यू करेंगे तो वो बस देखती रह जाएगी। क्या ये अच्छा लगेगा, या फिर तुम जानबूझकर उससे बदला लेना चाहते हो? ट्रस्टन ने इतना सोचा ही नहीं था। ऑड्री चाहे कैथरीन की बहन थी, लेकिन अगर उसने कैथरीन को नाराज कर दिया तो उसकी खैर नहीं थी। वो सफाई देने ही वाला था कि ऑड्री ने चिढ़कर कहा, सही कहा ट्रस्टन, तुम तो बड़े घटिया इंसान निकले। मुझसे कोई रंजिश है, तभी तो मुझे तंग कर रहे हो। ट्रस्टन का चेहरा लाचार लग रहा था, जैसे उसके पास शिकायत करने की भी जगह न हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने मदद के लिए ब्रैंडन की ओर देखा, लेकिन ब्रैंडन ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अब ट्रस्टन निराश हो गया। उसने खुद ही बिना सोचे समझे ये सुझाव दे दिया था और अब पछता रहा था। हालांकि बारबेक्यू का प्लान रद्द हो गया, लेकिन रात का खाना तो होना ही था। इतने लोगों को वार्ड में देखकर ऑड्री थोड़ा असहज हो गई। आखिर सब उसे देखने आए थे। उसने कैथरीन से कहा, कैथी, तुम सबको लेकर डिनर पर चली जाओ। अस्पताल ने मेरे लिए हेल्दी फूड अरेंज किया है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी दरवाज़ा खुला और एक लड़की स्वेटशर्ट पहने, बड़ा बैग टांगे अंदर आई। कमरे में इतने लोगों को देखकर वो चौंक गई और अनायास बोली, क्या आप सब ऑड्री के फैन हैं? ऑड्री ने जल्दी से समझाया, किरी, ये सब मेरे दोस्त हैं। और ये मेरी बहन कैथरीन है। कैथी, ये है किरी, वो असिस्टेंट जिसे तुमने मेरे लिए ढूंढा था। आज रात ये अस्पताल में मेरे साथ रुकेगी, तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें कल सुबह स्कूल भी जाना है। कैथरीन ने किरी की ओर हल्की सी नज़र डालकर सिर हिला दिया। उसका रवैया न तो ठंडा था न ही ज्यादा अपनापन भरा। किरी मगर कैथरीन को ध्यान से घूरती रही। फिर मुस्कुराकर बोली, मिस कैथरीन, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं किरी हर्मन हूँ। किरी ग्रेसन की असिस्टेंट रह चुकी थी, जब ग्रेसन अभी इतना बड़ा नाम नहीं बना था। वो ग्रेसन की मेहनत और टैलेंट को सबसे अच्छे से जानती थी। उसने ग्रेसन को मेहनत करके वो ऊंचाई छूते देखा था, जहां लोग जिंदगी भर कोशिश करके भी नहीं पहुंच पाते। किरी को हमेशा लगता था कि पीएलएस ग्रेसन भगवान जैसे हैं, बिना किसी भावना या चाहत के। क्योंकि उसने कभी उनके बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी थी। लेकिन बाद में उसने एक राज जाना जिसने उसे हिला दिया। पीएलएस ग्रेसन हर बार एक रहस्यमयी कॉल मिलने पर पूरे दिन खुश रहते थे। और उनके वॉलेट में एक तस्वीर थी, जिसमें किसी लड़की की पीठ दिखती थी। चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन किरी को यकीन था कि वो एक लड़की ही थी। एक बार उसने हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या वो लड़की ग्रेसन की पसंद है। उसे आज भी याद है कि ग्रेसन ने गंभीरता से जवाब दिया था, वो इंसान मेरे लिए भगवान जैसी इज्जत और प्रशंसा के लायक है। बाद में जब उसने ग्रेसन को एक शो में कैथरीन से मिलते देखा और उनकी मुस्कान देखी, तो समझ गई कि यही
वो इंसान है जो उन्हें एक कॉल से पूरे दिन खुश कर सकती है। जब किरी ने असलियत में कैथरीन को देखा तो उसे समझ आया कि अद्भुत सुंदरता किसे कहते हैं। कैथरीन सच में बेमिसाल थी। कैथरीन ने भी किरी को परखा और पाया कि वो तेज और देखभाल करने में अच्छी है। इसलिए उसने ऑड्री की देखभाल का काम उसी को सौंप दिया और सबको देखते हुए बोली, चलो। ब्रैंडन सबसे पहले उठा। उसने अपने लंबे पैर समेटे और कैथरीन के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। उसका अंदाज इतना स्वाभाविक और सहज था कि किसी को अटपटा न लगा। डिनर चले। उसकी गहरी आंखें प्यार से कैथरीन की ओर देख रही थीं। कैथरीन ने जवाब नहीं दिया और सीधा उसे खींचकर बाहर ले गई। बाकी सब भी उनके पीछे चल दिए। कुछ ही मिनटों में वार्ड में सिर्फ ऑड्री और किरी रह गईं। अकेले में किरी ने हिम्मत करके पूछा, ऑड्री, वो कौन थे जो अभी अभी तुम्हारी बहन का हाथ थामे थे? वो इतने दबंग और हैंडसम थे कि मैं उनकी ओर देख भी नहीं पाई। ऑड्री को सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो समझ गई क्यों पूछा। ब्रैंडन की मौजूदगी में किसी का ध्यान न जाना नामुमकिन था। वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उन्हें मुश्किल से देखती हूँ। ऑड्री ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। किरी मगर थोड़ी अपराधी सी मुस्कान मुस्कुराई। ब्रैंडन की नज़र देखकर उसे समझ आ गया कि उनका रिश्ता आम नहीं था। ये जानकर कि ब्रैंडन कैथरीन का बॉयफ्रेंड है, किरी को पियरलेस ग्रेसन के लिए दुख हुआ। उसे लगा अगर ग्रेसन को ये पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। इधर कैथरीन ब्रैंडन के साथ गाड़ी में बैठी। ट्रस्टन भी चढ़ने आया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। उसने शीशा खटखटाया, पर गाड़ी स्टार्ट होकर निकल गई। ट्रस्टन लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा और गुस्से में पैर पटकने लगा। कैथरीन उसकी ये हालत देखकर हंस पड़ी। बगल में बैठे आदमी ने उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए धीमे से पूछा, अब अच्छा लग रहा है? कैथरीन ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा और धीमी मगर अहंकारी आवाज़ में कहा, तो तुमने देखा? उसे नहीं पता था ट्रस्टन ने ऑड्री के साथ क्या किया था, लेकिन वो जानती थी कि नुकसान ऑड्री का हुआ। ऑड्री ने जब मामला नहीं उठाया तो कैथरीन भी पीछे हट गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने ट्रस्टन को माफ कर दिया। आदमी बस मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। लेकिन पैक्सटन, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अब साफ समझ आ गया था, किसी को नाराज करो, पर कैथरीन को कभी मत करना।